हेलो वेलकम अगेन गाइस। रिमेनिंग इकोसिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट वीडियो का जो लिंक है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी से जो रिलेटेड एमसीक्यूज है इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के, वो आपको मिल जाएंगे। एंड चलिए शुरू करते हैं। 9 क्वेश्चन है अपना। प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं हैं? तो इसका पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि प्रकाशीय स्थिति। सेकेंड है स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल। थर्ड है कि 6% की समुद्री लवणता। एंड फोर्थ है कि उष्णकटिबंधीय समुद्री जल जिसका तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रवाल भित्तियों के बारे में। यह एक चूना प्रधान जीव होता है जो कठोर रचना वाले खोल होते हैं, जिसके अंदर मुलायम जीव रहते हैं। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सागरों में पाई जाती है। एंड प्रवाल कम गहराई में पाई जाती है। जो ये इनकी स्थिति है कम गहराई में पाई जाती है, क्योंकि अधिक गहराई में सूर्य के प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसका जो स्टेटमेंट 1 है ये तो सही हो गया, क्योंकि इनके जीवन के लिए अधिक गहराई में सूर्य की और प्रकाश की ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इनके लिए प्रकाश इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो तो सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है कि स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल। अवसादों के कारण प्रवाल का मुख बंद हो जाता है, तो यह अवसाद रहित होनी चाहिए। अगर अवसाद होंगे तो इनका जो मुख है वो बंद हो जाता है, इसलिए ये अवसाद रहित होने चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट सेकंड भी सही होगा। थर्ड है कि समुद्र 6% समुद्र की लवणता। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि इनके लिए कोई स्पेसिफिक लवणता की जरूरत नहीं होती। ये ज़्यादा या फिर कम लवणता वाली जगहों में भी रह सकते हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि उष्णकटिबंधीय समुद्री जल जिसका तापमान 20 डिग्री से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो इनके लिए रहने के लिए अनुकूल जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 20 डिग्री से लेकर 21 डिग्री तक अनुकूल माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है केवल 1, 2 और 4। 3 इसका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फाइटोप्लैंक्टन पृथ्वी की अधिकांश ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और सेकंड है कि ये पोषण के सबसे निचले स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन को हिंदी में प्लवक कहते हैं। और ये जो प्लवक होते हैं ये पृथ्वी की अधिकांश ऑक्सीजन छोटे महासागर पौधे वे में आते हैं, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। मतलब जो अधिकांश ऑक्सीजन जो जनरेट करते हैं पृथ्वी के पौधे, उनमें फाइटोप्लैंक्टन आते हैं, जो पानी की सतह के पास रहते हैं और धाराओं के साथ बहाव करते हैं। समुद्र के पौधों से भी हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलता है, जिन्हें पादप प्लवक कहते हैं। यह पौधों की तरह ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनकी हिस्सेदारी 50 से 85% होती है। हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता होती है, इनकी 50 से 85% इनकी क्षमता होती है। ये पोषण के सबसे निचले स्तर का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि ज़मीन में पड़े इंडस्ट्रियल वेस्ट, यूरिया, नाइट्रोजन, कूड़ा करकट जब वाटर बॉडी में जाता है तो हाई स्पीड से पोषक तत्वों की वृद्धि होती है, तथा पादप, प्लवक, जलकुंभी आदि में पोषण वृद्धि की तीव्रता होती है। तो इसका जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट था वो सही है, क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन पृथ्वी की अधिकांश ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जो कि 50 से 85% इनकी हिस्सेदारी होती है। सेकंड स्टेटमेंट है कि ये पोषण के सबसे निचले स्तर का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर होगा सी, सही होगा। क्वेश्चन 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रवाल विरंजक से संबंधित है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रवाल विरंजक क्या होता है। एंड इसमें प्रवाल विरंजक ग्लोबल वार्मिंग, इसका पहला जो स्टेटमेंट है उसमें यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जुजून थिली की प्रकाश संश्लेषण द्रव का तीव्र होना। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है कि प्रवाल के उत्तकों में ऑक्सीजन का अत्यधिक स्तर बढ़ जाना। तो ये दोनों स्टेटमेंट है, उनकी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रवाल एक जीवित प्राणी होता है जो कोरल जिंजुलिथी के साथ परोपकारिता, मतलब जो दोनों एक दूसरे की मदद करके आवास में रहते हैं। तो इसमें जुजुंतली उसके भोजन तथा प्रवाल उसके आवास की सुविधा प्रदान करता है। प्रवाल भित्तियों को विश्व के सागरीय जीव विविधता का उष्ण स्थल भी कहा जाता है। और सबसे इसमें बात कर लेंगे प्रवाल विरंजक क्या होता है।
कि प्रवाल पर निर्भर रहने वाले रंगीन जुजुनथिली शैवाल पर पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण उनके ऊपर से हट जाते हैं, तो प्रवाल अपने वास्तविक सफ़ेद रंग में आ जाते हैं। इसे ही प्रवाल विरंजक कहते हैं। यह प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के साथ, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग से, जुजुनथिली प्रकाश संश्लेषण की अपनी दर को अत्यधिक तीव्र कर देते हैं, जिसमें प्रवाल के ऊतकों में ऑक्सीजन खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है। इससे प्रतिसंतुलित करने के लिए यह प्रवाल जुजुनथिली अपने शरीर से निकाल देते हैं। तो ये ऑप्शन इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जुजुनथिली की प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है कि प्रवाल के ऊतकों में ऑक्सीजन का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों ही सही होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक्स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुद्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका भी वर्णन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि फर्स्ट है कि समस्ती संक्रमिका इकोटोन, ऑप्शन नंबर बी है परिस्थितिकर्मता, ऑप्शन सी है आवास और डी है आवास क्षेत्र। तो जान लेते हैं कि सबसे पहले जो ऑप्शन 1 है इकोटोन, ये क्या होता है। इकोटोन जो दो अलग अलग इकोसिस्टम के समुदाय होते हैं उनके मध्य एक संक्रमण क्षेत्र का मतलब जिसमें दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों की कुछ विविधता पाई जाती है। इकोटोन वो होता है जिसमें जो दो अलग अलग समुदाय के मध्य स्थित एक संक्रमण क्षेत्र होता है, जिसमें दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषता पाई जाती है, उसे इकोटोन कहा जाता है। और पारिस्थितिकी कर्मता होती है कि इससे यह तात्पर्य है कि इकोसिस्टम में अवेलेबल जो रिसोर्सेज होते हैं उनके साथ प्रजातियां अन्य प्रजातियों के साथ क्रिया करती है। तो इसमें कार्यात्मक भूमिका है उसका वर्णन पारिस्थितिकी कर्मता में होता है, ना कि इकोटोन में, आवास में और आवास क्षेत्र में। क्योंकि इकोटोन में तो ये पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता पाई जाती है, न कि कर्मता। कर्मता इसमें ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकी कर्मता या निश्चय में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है तो इससे क्या अभिप्राय है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड आप भी जानते हैं कि आर्द्रभूमियों से रिलेटेड है। एंड मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से जो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है या संभावित है। ऑप्शन नंबर बी है जिस देश में आर्द्रभूमि अवस्थित है उसे आर्द्रभूमि के कोर से 5 किमी के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अनियमितता करनी चाहिए। ऑप्शन सी है कि आर्द्रभूमि बचाकर रखना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदाय की प्रकृति, प्रथाओं, परंपराओं पर निर्भर है, इसके लिए अंदर की प्राकृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। एंड ऑप्शन डी इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है ए, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप को परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। क्योंकि किसी भी आर्द्रभूमि को जब मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है तो इसमें मानवीय अतिक्रमण या पर्यावरण पोल्यूशन के कारण जब ये संकट उत्पन्न हो जाता है तभी इसे मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड है ये अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसमें आर्द्रभूमियों को सूचीबद्ध किया जाता है। जो भी संकटग्रस्त या फिर पोल्यूशन से इनके संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो उसे ही मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। भारत में 2 स्थानों को मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया है। पहला है कि केलादेव नेशनल पार्क, जिसमें पानी की कमी और चारागाह भूमि की कमी के कारण मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। और दूसरी है कि लोकटल झील जो 1993 में मणिपुर में स्थित है, इसे पोल्यूशन के कारण मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो पूछा गया ये आर्द्रभूमियों की भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पूछा गया है और ये अभी जो 10 नई आर्द्रभूमियाँ जोड़ी गई है उसके हिसाब से ये जो क्वेश्चन है वो सही नहीं है। मतलब इसमें नए फैक्ट जुड़ेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर इस पर अपन डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आर्द्र भूमियाँ दे रखी है और दूसरी तरफ दे रखा है कि कौन सी नदियों का वहाँ पर संगम होता है। तो पहला है हरिके आर्द्र भूमि पर किसका संगम होता है? व्यास और सतलज नदी का। तो ये हरिके आर्द्र भूमि पंजाब नदी में स्थित है और जो वहाँ पर व्यास और सतलज नदी का संगम होता है। तो ये इसका फर्स्ट सही है। सेकंड है केलावदेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर बनास और चंबल नदी का संगम होता है। तो ये गलत है। यहाँ पर एक तो गंभीरी एंड सेकंड है बाणगंगा नदी का संगम होता है। तो ये इसका सेकंड गलत है। थर्ड है कि कोलोरी झील। कोलोरी झील वैसे तो आंध्र प्रदेश में स्थित है एंड यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा नदी का संगम होता है। तो ये भी गलत है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही होगा। यहाँ पर हरिके आर्द्र भूमि है, यहाँ पर व्यास और सतलज नदी का संगम होता है। और एक फैक्ट और है कि ये जो हरिके आर्द्र भूमि है यह भारत की पहली आर्टिफिशियल आर्द्र भूमि है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मैंग्रोव संरक्षण से संबंधित है? पहले यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेकेंड है यूनेस्को, थर्ड है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN एंड फोर्थ है वेटलैंड इंटरनेशनल। तो जो वैश्विक स्तर पर जैसे यूनेस्को, ISME, मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए इंटरनेशनल संस्था UNDP, IUCN, रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड इंटरनेशनल आदि मैंग्रोव संरक्षण क्षेत्र से स्थित है। रामसर सम्मेलन रामसर सूची में स्थलों में 1/3 से अधिक मैंग्रोव क्षेत्र भारत में शामिल है। मैंग्रोव एक्शन प्लान के बारे में हम जान लेते हैं कि भारत सरकार ने चलाया था। मैंग्रोव सामान्यतः जान लेते हैं कि मैंग्रोव पहले तो क्या होते हैं। मैंग्रोव सामान्यतः वे वृक्ष होते हैं जो उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटों, ज्वारनदमुखों, ज्वारीय क्रीक, बैकवाटर लेगून में विकसित होते हैं। सामान्य भाषा में कहते हैं तो यह खारे पानी में इनकी जो उगने की क्षमता वो अधिक होती है, फ्रेश वाटर से ज़्यादा, मतलब ये खारे पानी में अधिक विकसित हो पाते हैं। भारत में 4 प्रकार के मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पहले तो लाल मैंग्रोव वन जो समुद्री क्षेत्र के नज़दीक पाए जाते हैं। काले मैंग्रोव वन ये दलदली जगहों पर पाए जाते हैं। सफ़ेद मैंग्रोव एंड बटनवुड मैंग्रोव। तो ये आपको इनके अलावा ये चीज़ याद रखनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही होगा। 17 है कि किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लिखित किया जाता है? तो ये जलीय वातावरण की बात हो रही है, तो इसमें तरणक सही उत्तर होगा। जो स्विमिंग जीव है वो जलीय वातावरण में स्वतंत्र रूप से रह पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भारत UNCCD का हस्ताक्षरकर्ता देश है। सेकंड है कि संपोषणीय भूमि पारिस्थितिकी प्रबंधन कार्यक्रम SLAM संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए प्रारंभ किया गया। तो फर्स्ट जो ऑप्शन स्टेटमेंट है इसका कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए UNCCD यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन इंडिया हस्ताक्षर करता है, सही है। सेकंड इसका गलत है क्योंकि जो SLAM है के अंतर्गत SLAM के अंतर्गत कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के लक्ष्य रखा गया है। तो ये इसका गलत होगा। फर्स्ट इसका सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अगले वीडियो में रिमेनिंग 90 से लेकर 29 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।